वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे लाइक कर रहे हो। मेरे व्यूज़ जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आप मेरे चैनल को विजिट करते हो और धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन भी जो है मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये सब आप लोगों की वजह से है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ और स्टूडेंट्स को भी जो है यहाँ ऐड कीजिए, सब्सक्राइब करें वो मेरे चैनल को, उनको प्रमोट कीजिए सो दैट कि वो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ यूट्यूब पे ज्वाइन कर सके। तो डियर स्टूडेंट, हम 10th क्लास के अंदर स्टडी कर रहे थे, लाइट के बारे में हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज मैं आप लोगों को लाइट के बारे में और कुछ डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, लाइट जो है, हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं इसके बहुत सारे लाइट का जो बहुत सारे मतलब कंसेप्ट्स हैं। जैसे लाइट का वेरियस फिनोमिना, हम अगर बात करें लाइट फिनोमिनास, ठीक है, जो लाइट हमें अलग अलग फिनोमिना शो करता है वो कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड वन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड वन हमारा जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन। तो जो हमारा चैप्टर है उसमें हम सिर्फ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और थोड़ा बहुत जो है स्कैटरिंग और डिस्पर्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये जनरली ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम रे ऑप्टिक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और ये जो आता है ये वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट पे है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि लाइट का दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो ये पार्टिकल नेचर के लिए है, ठीक है, ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है लाइट के, और ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करती है लाइट के, ठीक है। तो हम ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम 12th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है सबसे पहला लाइट का फिनोमिना, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पहले भी पढ़ा है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जाके आपको पढ़ाऊंगा। द फिनोमिना ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ light in which light come back to the same medium after striking the plane surface। ये डेफिनेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी जरूर स्टडी की होगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअल में होता है क्या कि लाइट रेज आकर के किसी प्लेन सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाती जिस मीडियम से वो आ रही थी। मीडियम से हमारा मतलब है कि जिस स्पेस से होती हुई आ रही थी वो, ठीक है। जैसे हो सकता है कि एयर के अंदर से आ रही थी, या हो सकता है वाटर के अंदर से आ रही थी, हो सकता है ग्लास के अंदर से होती हुई आ रही थी, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही वो प्लेन सरफेस से टकराएगी, टकराते ही वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, ठीक है। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के पीछे जो वजह है वो है प्लेन सरफेस, ठीक है। क्या वजह है? प्लेन सरफेस। यानी प्लेन सरफेस अगर ना हो तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे हम एक फिगर रे डायग्राम से समझते हैं, सपोज करो हमारा ये प्लेन सरफेस है, ये हमारा एक प्लेन सरफेस है।
और इसमें एक रे जो है इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। और इसके ठीक परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और लाइट स्ट्राइक करके जो है वापस उसी मीडियम में चली जा रही है। तो ये जो हमारी लाइट है, इस लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा प्लेन सरफेस है, जिस सरफेस की हम बात कर रहे हैं, प्लेन सरफेस, ठीक है। अब एक्चुअल में ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन है जो जनरली सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होती है, और ये कहीं पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। उसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो यहां पे हमारा आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पे मैंने आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में बताया। अगर आपको इसकी डेफिनेशन भी बनानी है तो खुद से बना सकते हो। जनरली द रे विच इज गोइंग टू स्ट्राइक द प्लेन सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। द रे विच इज कमिंग बैक after striking the plane surface is known as reflected ray. The angle between incident ray and the normal is known as incident angle, and the angle between reflected ray and the normal is known as reflected angle. अब ये तो जनरल आप लोगों ने समझ लिया। जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। डिपेंडिंग अपॉन सरफेस, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बेस पे हम अगर बात करें तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप हम अगर बात करें जिसको हम कह सकते हैं रेगुलर, रेगुलर, या फिर इसका एक और नाम होता है स्पेकुलर। रिफ्लेक्शन दूसरे तरह का होता है इरेगुलर या डिफ्यूज्ड। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे अगर रेगुलर की मैं बात करूं तो रेगुलर में होता क्या है, एक प्लेन सरफेस लिया जाता है, ठीक है। और अगर मान लिया कि मेरे पास दो रे जो है इस सरफेस को स्ट्राइक करने जा रही है, इनिशियली स्ट्राइक करने से पहले भी वो पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वो रे क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो उनको उस जगह पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर सरफेस जो है रफ है, रफ सरफेस मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ सरफेस जिसको कह सकते हैं हम, तो उसमें रेज हो सकता है पैरेलल तो आ रही है इंसिडेंट रे, लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग वो हो सकता है कि पैरेलल ना रहे, ठीक है। ठीक है, इस टाइप में हो गया। लेकिन ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं दोनों के दोनों। इसको हम बोलेंगे रेगुलर और इसको बोलेंगे इरेगुलर, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताता हूं। पहला लॉ जो है वो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, that is angle I is equals to angle R. Second one, the
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये दो बेसिक जो लाज के रिफ्लेक्शन हम जिसको जानते हैं वो ये है। इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमें कोई न्यूमेरिकल छोटा मोटा दे देते हैं, जैसे कि उसने कहा कि लाइट जो है 30 डिग्री एंगल प्लेन के साथ बना रही है। अब प्लेन के साथ बना रखी है तो आपका वो इंसिडेंट एंगल नहीं है, आपको इंसिडेंट एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ होता है इंसिडेंट एंगल, प्लेन के साथ नहीं। तो नॉर्मल के साथ कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे तब आपका जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर कोई ये भी याद रखना, जैसे मान लिया कोई रे जो है एग्जैक्टली नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री। क्योंकि एंगल हमें पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होता है। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही है तो एंगल हो गया 0, यानी इंसिडेंट एंगल भी 0 और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। अभी आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं बताना चाहूंगा। रिफ्लेक्टेड रे जब हमें मिलती है तो उसकी ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है। क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, क्या उसकी एनर्जी चेंज हुई है, क्या उसका वेवलेंथ चेंज हुआ है। तो ऐसा यहां पे ये चीज आप नोट करके रखना, देयर इज नो चेंज इन wavelength and frequency of reflected ray। ओके, जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो एनर्जी में भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जिन्होंने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वो मेरे पहले लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें। और अभी कोई जो है अभी भी ऐसा है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो E इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है, यहां पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो अभी इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। तो ये एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और क्या चेंज हो सकता है, लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी, ये जैसे मान लिया सरफेस है हमारा, लाइट जब आ रही है तो इंटेंसिटी से हमारा मतलब है नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। ठीक है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी। तो रेज जो है, कुछ इंटेंसिटी जो है यहाँ पे हमारी लॉस होती है रिफ्लेक्टेड रेज की, क्योंकि ये जो कुछ थिकनेस होगी ग्लास की, कुछ लाइट जो है अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं उनके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आता है। अभी मैं थोड़ा सा और, अगर इंटेंसिटी का जिक्र आ ही गया तो इंटेंसिटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंटेंसिटी की 2 डेफिनेशन होती है ऑफ लाइट। ठीक है, तो इंटेंसिटी की पहली डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ रेज falling per unit area per second is called intensity of light। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये किस बेस पे है, ये लाइट का कौन से नेचर को एक्सप्लेन करती है, पार्टिकल नेचर। तो ये पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। ये किस नेचर पे है, पार्टिकल नेचर पे। लाइट का मैंने 2 नेचर बताया था पहले लेक्चर के अंदर, पार्टिकल नेचर होता है और दूसरा वेव नेचर। अगर वेव नेचर के बारे में हम जाएं तो वेव नेचर पे इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो भी मैं बता देता हूं। उसमें हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिफाइन करेंगे intensity of light is directly proportional to
to the square of amplitude, square of amplitude of light. ओके, लाइट का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा, छोटी क्लास में 9th क्लास के अंदर आप स्टडी करके आए हो, फिर भी मैं बता देता हूं. ये जैसे मान लिया एक वेव है, ठीक है, इस वेव के अंदर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मेन पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की. ओके, तो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में इतना ही स्टडी करेंगे, और रिफ्लेक्शन वगैरह और वो सब जब बाद में हम डिस्कस करेंगे. मिरर उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा. थोड़ा जाने से पहले मैं आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट बता देता हूं. इमेज किसको कहें? सबसे पहले इमेज, यहां इमेज का हम बार बार जिक्र करेंगे. इमेज एक्चुअल में क्या होता है? द प्रोजेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज. तो प्रोजेक्शन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इमेज. 2 टाइप्स हैं इसके. पहला हम बात करेंगे, पहला है इसमें रियल इमेज. रियल इमेज का एक और याद रखना, जो रियल होगी डेफिनेटली वो इन्वर्टेड भी होगी. इन्वर्टेड मतलब उल्टी भी होगी. रियल इमेज हम किसको कहें? द इमेज which can be viewed over screen. ठीक है, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकें उसको रियल इमेज बोलेंगे. ठीक है, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी. दूसरा है वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे? The image which cannot be viewed over screen, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ना देख सकें उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे. और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट होती है. ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है. अगर आपको आज का जो पीडीएफ है, आज के लेक्चर का जो पीडीएफ है वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. और डियर स्टूडेंट, आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे, आप मेरे चैनल को खुद सब्सक्राइब करो. और आपके आसपास में इतने लोग हैं, क्या उनको सब्सक्राइब नहीं करवा सकते? क्या आप मेरे लिए इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते? आप जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए उतनी ही अच्छी कोशिश करूँगा और अच्छा आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा इंटरेस्टिंग. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. चाहे आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बार बार दिया हुआ है 9896530903. तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.